आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 26 जून, इस महीने का आखिरी सोमवार। आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। मेरा नाम है खुशबू कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद इजिप्ट दौरा भी कल समाप्त हो गया। क्या खास था इस दूसरे दौरे में, हासिल क्या रहा, यहीं से शुरुआत करेंगे आज के पॉडकास्ट की। रूस में प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद शुरू हुआ संकट 24 घंटे के भीतर तो खत्म हो गया है, लेकिन इस विद्रोह से पुतिन की छवि को कितना नुकसान हुआ, क्या पुतिन की धाक रूस में कमजोर पड़ती जा रही है, समझेंगे। और आखिर में बात होगी नए बिजली के नियमों को, जिसमें लिखा है कि एक ही दिन बिजली इस्तेमाल करने के लिए उपभोक्ता को कम ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। दिल्ली के लोगों के लिए बुरी खबर, 10% तक बढ़े बिजली के दाम। पीएम मोदी अमेरिका इजिप्ट की यात्रा से लौटे भारत, आज कर सकते हैं कई अहम बैठकें। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का भी लेंगे जायजा। दिल्ली में मॉनसून की 5 दिन पहले एंट्री, राजधानी में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में 2 बसों में टक्कर, 10 लोगों की मौत, 8 घायल। और रूस ने सीरिया पर किया हवाई हमला, 10 बच्चे समेत 13 की मौत। अमेरिका के आधिकारिक दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने अगले पड़ाव इजिप्ट की राजधानी काहिरा पहुंचे। 2 दिन का ये दौरा था, कल समाप्त हो गया। 1997 के बाद ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री ने इजिप्ट का दौरा किया हो। इस दौरे पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल राजकीय सम्मान से नवाजा। ये इजिप्ट का सबसे प्रतिष्ठित राजकीय सम्मान है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस वॉर मेमोरियल भी गए। ये मेमोरियल भारत के लिए बेहद खास माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए करीब 4000 भारतीय सैनिकों के नाम वहां दर्ज है। भारत में सितंबर 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति को निमंत्रण भी दिया है। तो जिस गर्मजोशी के साथ इजिप्ट में भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और व्यापार को बढ़ाने के समझौते हुए, इससे साफ झलकता है कि दोनों देश अपने दशकों पुराने रिश्तों को और ठोस बनाना चाहते हैं। दोनों देश एक दूसरे के लिए कितना महत्व रखते हैं, इसके इतिहास, वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए हमने बात की JNU में प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार स्वरण जी से। भारत जब मिस्र से अपने संबंधों को और सुदृढ़ करता नजर आता है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए 3 चीजें जानना जरूरी है। पहले तो ये कि मिस्र देश इजिप्ट अरब देशों में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला 110 मिलियन लोगों का देश है। दूसरा ये कि अरब देशों में नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में वो बहुत ही प्रभावशाली देश है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एशिया को अफ्रीका के साथ जोड़ता है और सुएज कैनाल के चलते वो एशिया को यूरोप के साथ भी जोड़ता है। तो हाल ही में आप देखें करीब पिछले 6 महीने में, 8 महीने में यहाँ से विदेश मंत्री अक्टूबर में गए थे, रक्षा मंत्री सितंबर में गए थे, फिर एनवायरमेंट मिनिस्टर गए, फिर उनके बाद वहाँ के राष्ट्रपति अल-सीसी भारत में इस बार रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे और अब प्रधानमंत्री मोदी वहां हैं इजिप्ट में। इस दौरान 4 बड़े कैबिनेट मंत्री वहां से यहाँ यात्रा कर चुके हैं। तो इतनी तेजी से जो आदान प्रदान हो रहा है, यात्राएं हो रही हैं, वो आपको 50 के दशक में और अर्ली 60s का आपको याद दिलाएंगे कि जब नेहरू और नासार के जमाने में बहुत अच्छा मिस्र और भारत का तालमेल था। तो कई पहलू हैं और इतिहास में जो तालमेल है उसके चलते मुझे लगता है कि उभरते हुए भारत की जो ज्यादा से ज्यादा देशों से जोड़ने की कोशिश है, और खासकर आप मिडिल ईस्ट के बिल्कुल क्षेत्र में देखें, देश जो आपस में बात नहीं करते हैं वो सारे आज भारत के दोस्त हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इजराइल, क्योंकि भविष्य का पूरा ध्यान अफ्रीका पर होने वाला है। इस सदी के जो 2050 से आगे की जो दशक आएंगे उनमें अफ्रीका डेमोग्राफिक और ग्रोथ सेंटर बनने वाला है फ्यूचर में। तो इसलिए सारे देश अफ्रीका से भी जुड़ने चाहते हैं। इसीलिए आप देखें कि प्रधानमंत्री अब
अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। तो उस तरह से भी अफ्रीका से जुड़ने के नजरिए से भी मुझे लगता है कि मिस्र से भारत के संबंध सुधरेंगे या और प्रगाढ़ होंगे, सुदृढ़ होंगे, तो उसमें भारत की विदेश नीति को बहुत फायदा मिलने वाला है। और भारत इजिप्ट के बीच करीब 7 अरब डॉलर का व्यापार है। अगले 5 साल में इसे बढ़ाकर 12 अरब डॉलर के करीब पहुंचाने का टारगेट सेट किया गया है। तो किन क्षेत्रों पर फोकस रहने वाला है? हाँ, उसमें रसायन के कुछ पदार्थ हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, फूड हो सकता है, और इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह से ट्रांसमिशन लाइन में भारत की काफी कौशल है, वो वहाँ पर निवेश हो सकता है। उसके साथ साथ व्यापार भी हो सकता है, और उसके साथ साथ भारत जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में निवेश कर रहा है, और सारे दुनिया के देश जो हैं वो पर्यावरण को संभालने के लिए एक कार्बन न्यूट्रलिटी की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी भारत बहुत योगदान कर सकता है, और उसमें भी अपना निवेश भी हो सकता है, व्यापार भी बढ़ सकता है, और वहां से भी तेल और गैस की आयात भारत करता है और उसको भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इजिप्ट में चीन का बड़ा निवेश है, तो क्या भारत अरब और अफ्रीकी देशों में अपनी मौजूदगी में चीन से पिछड़ना नहीं चाहता, इसलिए भी ये दौरा अहम है? आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब अपनी हिस्सेदारी, साझेदारी, दोस्ती बनाना चाहता है, तो उसमें इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती कि वो दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कैसे बनाए। आप देखें, भारत का भी व्यापार चीन से कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार भारत और चीन का आपस में है। तो सभी देश अपनी अपनी तरह से, जो उनकी क्षमता है, जो उनका फोकस है कि किस तरफ अपनी रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, उस तरह से जुड़ेंगे सभी से। ये जानना जरूरी है कि कहाँ भारत का नीश एडवांटेज है, कहाँ भारत ज्यादा सक्षम है, ज्यादा आकर्षण है भारत के बारे में, वहाँ वो उन चीजों को ध्यान में करके अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और उसके चलते आप ये ध्यान रखें कि चीन का जो पीपल टू पीपल रिलेशन है मिस्र के साथ, वो भारत जैसा नहीं। ना तो चीन को वो नेहरू नस्सार की कोई याद है, या ऐसा कुछ इतिहास है, या ऐसा कुछ उनकी एक तरह से धरोहर है, और ना ही लोगों का जो डायस्पोरा है भारत का, वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वहाँ, या आपस में जो हमारे संस्कृति का, सोच का वो जो तालमेल है, वो भारत का अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और भारत और इजिप्ट के कूटनीतिक रिश्ते लगभग 75 साल पुराने हैं। साल 1955 में दोनों देश फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत एक दूसरे के नजदीक आए थे। और अब इजिप्ट के बाद रुख करते हैं रूस की ओर। लगातार युद्ध की खबरों के बीच अचानक से वहां तख्ता पलट से जुड़ी खबरें आने लगी। दरअसल रूस की एक प्राइवेट सेना है जिसे वागनर ग्रुप कहते हैं, जिसके पास लगभग 10,000 भाड़े के लड़ाके हैं। ये रशिया की आधिकारिक सेना नहीं है। साल 2014 में पहली बार इसे पहचान मिली थी, जब पूर्वी यूक्रेन में ये रूस समर्थक अलगाववादियों की मदद कर रहा था। फिलहाल ये रूस यूक्रेन जंग में भी सक्रिय था। बीते कुछ महीनों से इसके प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बयान दे रहे थे, और पिछले शुक्रवार से ये खबरें भी आने लगी कि वागनर ग्रुप तख्ता पलट की कोशिश कर रहा है। फिलहाल स्थिति ये है कि वागनर ग्रुप ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और रूस की सरकार और प्रिगोजिन के बीच समझौता हो चुका है। अपने 22 साल के शासनकाल में पुतिन को पहली बार इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा है, चाहे वो 48 घंटे तक की क्यों ना हो। इस तख्तापलट की कोशिश की पटकथा कैसे लिखी गई थी, इस सवाल को पूछा मैंने रूसी मामलों के जानकार और जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार से। इसका सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन जो 2014 में होता है, और फर्स्ट टाइम उसका जो एक मैसिव असाइनमेंट मिलता है उसको यूक्रेन में लॉजिस्टिक सप्लाई और रशियन आर्मी के साथ वो क्राइमिया में जाके वहाँ पे फाइट भी करता है। हालांकि ऑफिशियली वो कभी भी पार्ट नहीं है रशियन आर्मी का, लेकिन अनऑफिशियली सब लोग इस चीज को जानते हैं कि वहाँ पे वो फाइट कर रहा था। और धीरे धीरे चूंकि वो इतना सक्सेसफुल होने लगा था, तो एक ढंग से उनको एक कहो कि घमंड आ गया था। उनको लगने लगा था कि वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, और वो जो एम्बिशन उनके थे, जो प्रिगोजिन है उनके लीडर, तो उनका एम्बिशन था कि वो
शोइगुन को रिप्लेस कर सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी बनना चाहते थे, या उनको कहीं गवर्नर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया में काफी पॉपुलर थे, उनका जो सपोर्ट बेस है वो काफी ज्यादा हो रहा था। तो वैसे में क्रेमलिन को भी डर लग रहा था कि अगर इस तरह का आदमी जो कि एंटी स्टैब्लिशमेंट पोस्टर ले रहा है, एंटी स्टैब्लिशमेंट काफी स्टेटमेंट्स दे रहा है, तो ये लोगों को मोबिलाइज कर सकता है और ये क्रेमलिन के लिए खतरा भी बन सकता है। तो क्रेमलिन, आपने देखा कि क्रेमलिन ने उसके मिलिट्री कैंप पे बॉम्ब करवाया और प्रिगोजिन ने फोटो के साथ वीडियो बनाया जिसमें बताया कि काफी संख्या में वैगनर के जो फोर्सेस हैं उनको मारा गया है। और प्रिगोजिन को यह भी लगने लगा कि वो भी मारे जा सकते हैं। तो उनके पास क्या चॉइस था? उनके पास चॉइस था कि या तो वो वहीं पे यूक्रेन में रशियन फोर्सेस के साथ लड़ते हुए मर जाएं, उनकी संख्या उतनी बहुत कम है, 5-10 हजार 15 हजार संख्या होगी उनकी, तो वो वहां पे मर जाएं, या उनको लग रहा था कि चूंकि हमारा रूस में पॉपुलर सपोर्ट है तो हम रशियन लोगों को एक मोबिलाइज करें, उनको मैसेज दें कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है और हम मॉस्को की ओर मार्च भी करेंगे। प्रोफेसर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि रूस के भीतर एक बड़ा तबका पुतिन के खिलाफ, और इस घटना के बाद पुतिन की जो इमेज है उसको भी एक धक्का लगा है। पहली बार जो पुतिन का 23 साल का प्रेसिडेंसी है उसमें लगा कि पुतिन अभी थोड़े से खतरे में आ गए हैं। यह भी लगने लगा कि पुतिन का जो आयरन ग्रिप बोला जाता है कि इस वक्त मिलिट्री पे है या ब्यूरोक्रेसी पे है, वह भी लग रहा था कि उसमें क्रैक्स आने लगे हैं। और बहुत सारे एफएसबी या जो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारे लोग वैगनर को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में पुतिन पे काफी पहली बार एक तरह से खतरा मंडराने लगा था और लगने लगा था कि पुतिन के लिए मुश्किल हो सकता है। और ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग होता है कि अभी क्रिटिकल वॉर वहाँ पे चल रहा है, वैसी स्थिति में अगर आपस में ही मतभेद इतने तीव्र हो जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी तो वो वहाँ पे एग्जिट हो गया है, वो बेलारूस चले गए हैं, तो वो अभी खतरा नहीं है। लेकिन वो जो सेंटिमेंट है कि लोग कुछ ना कुछ, बहुत सारे लोग हैं रूस में इस चीज पे सवाल उठाते हैं कि आखिर आपने वॉर में जाके क्या अचीव किया, आपने इतने सोल्जर्स को जो नुकसान हुआ और उसके बाद अभी भी काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, बहुत दिनों तक चल सकता है, वेस्ट ने आपको आइसोलेट कर दिया, टेक्नोलॉजी बंद है, आना वहां से, इकोनॉमी का इतना नुकसान हुआ। तो ये सारे सवाल लोगों के जहन में वहां पे हैं, लेकिन इसको वहां पे उठाया नहीं जा सकता है कि वो सिस्टम काफी तानाशाही तरह का सिस्टम है। जी, और वेस्टर्न मीडिया में ये भी लिखा जा रहा है कि अमेरिका को इस असफल तख्ता पलट की भनक थी, और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है। वहां पे दो तरह के ओपिनियन चल रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि वहां पे ये क्रैक्स जो है काफी पहले से इमर्ज कर रहा है, जब से वो स्टेटमेंट उनका आना शुरू हुआ था प्रिगोजिन का, तब से कुछ लोगों का मानना था कि ये क्राइसिस में कन्वर्ट होगा और पुतिन की रेजिम को बदलने में कामयाब हो सकता है, पुतिन के रेजिम पे खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरा जो एक ग्रुप था वहां पे, उनका यह मानना था कि ये पुतिन इसको अलाउ कर रहे थे जानबूझ के, कि जो एक गुस्सा था इस बहाने निकल रहा था, और ये जो भी हो रहा था क्रिटिसिज्म ये पुतिन के दायरे में ही हो रहा था, क्योंकि पुतिन को कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं किया जा रहा था प्रिगोजिन के द्वारा। और प्रिगोजिन बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट है पुतिन का। आप देखेंगे कि प्रिगोजिन का जो राइज है वो पुतिन का राइज है, दोनों एक ही टाइम का राइज है, बिल्कुल एक ही ढंग से राइज है। और जहां जहां रशिया इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे प्रिगोजिन भी इन्वॉल्व हो रहा था। तो यह कहना कि प्रिगोजिन को वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे पहले, यह तो गलत होगा। लेकिन अभी वो अमेरिकन पॉलिसी या कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या नेटो, वह यह कोशिश जरूर करेगा कि प्रिगोजिन को भी वो प्रमोट करने की कोशिश करेगा। प्रिगोजिन चूंकि अब वहाँ पे उसके अगेंस्ट में है, पुतिन के अगेंस्ट में, और इस ढंग के जो एक्शन प्रिगोजिन ने लिया है उसके बाद पुतिन कभी उसको माफ नहीं करेगा, भले ही उसको पनिश नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर हो चुका है आज के टाइम पे। लेकिन वो उसको ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसको यूज कर सकते हैं रूस के अगेंस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राजन। और अगली खबर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हुआ ये है कि केंद्र सरकार बिजली बिल के नए नियम लागू करने वाली है। इसके तहत दिन के लिए अलग और रात के लिए अलग बिजली की दरें वसूली जाएंगी। बिजली ग्राहकों के अधिकार नियम 2020 में आवश्यक संशोधन कर टाइम ऑफ डे टैरिफ की व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि ये नियम लागू होने के बाद दिन में बिजली बिल इसलिए कम आएगा क्योंकि दिन के दौरान सोलर एनर्जी से चलने वाली बिजली की सप्लाई की जाएगी।
10 किलोवाट और उससे ज़्यादा की बिजली की मांग रखने वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएगी और 1 अप्रैल 2025 से कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर ये नियम सभी के लिए लागू हो जाएंगे। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ स्मार्ट मीटर लगने के तुरंत बाद प्रभावी कर दिया गया है। नए नियम की बारीकियों को समझने के लिए हमने फोन मिलाया ऊर्जा से जुड़ी खबरों पर विशेषज्ञता रखने वाले पत्रकार अरविंद मिश्रा को। स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार का इरादा ये है कि वो मीटर ऐसे होंगे कि उसमें छेड़खानी संभव नहीं होगी और उसमें मतलब एक जो अभी बिजली बिल देने आता है या मीटर लेने आता है उसकी भूमिका कम हो जाएगी, ऑटोमेशन मोड पर पूरी चीजें रहेंगी। तो इस आधार पर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। और जो आपने दूसरा मुद्दा बताया, जो दूसरा प्रावधान इसमें है कि डे ऑफ टाइमिंग का, तो वो बहुत ही आसान चीजें, वो है अभी भी प्रावधान, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कहना चाहिए कि नहीं किया गया है या फिर उस रूप में लागू नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी ने ले लिया कि 2 वॉट इंडस्ट्रियल यूनिट है, मान लीजिए 2 किलोवाट का ले लिया या 5 किलोवाट का, किसी जितना उसने मीटर अपना लगवाया है, लेकिन वो खपत उससे ज्यादा का कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि उसकी बिलिंग हो रही है, वो तो जितने का मीटर उसने लगवाया है उस पर बिलिंग हो रही है, लेकिन खपत वो ज्यादा की कर रहा है, तो उससे एक डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हो रहा है। इस मिसमैच को कम करने के लिए और सरकार जो रेवेन्यू नुकसान हो रहा है उसकी इस कहना चाहिए कि उसकी इस गतिविधि के कारण उसे रोकने के लिए सरकार ये 2 प्रावधान लेकर आई है। अरविंद, भारत में बिजली का चुनावी महत्व भी होता है। पार्टियां मुफ्त बिजली का वादा करती हैं, उसे सस्ती भी करती हैं। ऐसे में जिन राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है, वहां नए नियमों को कैसे लागू किया जाएगा? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त हों, अभी बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ बिजली बिल, मान लीजिए कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि बिजली बिल अधिक आ रहा है, हमारे मीटर से छेड़खानी हो गई, जबकि कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग भी करते हैं ऐसी चीजें। लेकिन जब ऑटोमेशन वाले मीटर होंगे जिसमें कि कोई व्यक्ति आपके घर में आने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो आएगा, वो मीटर अपने मन से ले और फिर वो अपने वो कुछ और फीड करे और बिल कुछ और आए, तो जब ऑटोमेशन में चीजें चली जाएंगी तो ये वाली समस्या, एक ह्यूमन रिसोर्स भी जो लगता है, एक बड़ी संख्या में लोगों को फिर शिकायत करने जाना पड़ता है, लोग मतलब एक प्रकार का जो ऑटोमेशन में होने से लोग सिस्टम आधारित चीजों से चलेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि बिजली की पीक आवर्स में उपभोक्ता कपड़े धोने और खाना पकाने जैसे अधिक बिजली खपत वाले कामों को करने से परहेज कर सकेंगे। इससे वो बिजली बिल में बचत कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, बिजली की तुलना गैस सिलेंडर से भी नहीं की जा सकती। यदि हम कहें 2 ऐसी कमोडिटीज हैं, तो यदि इन दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती है। और खास तौर पर बिजली तो ऐसी चीज है कि ये बहुत मतलब इसके बिना तो आदमी कुछ पल भी वैसे नहीं रह सकता। हाँ, अब उसे सरकार किस तरीके से, राज्य सरकारें हल करती हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में भी चाहे देश की कोई भी राज्य सरकार हो, वो जो बिल में एक सब्सिडी देती है। हमारे यहाँ जो बिल आता है उसमें एक हिडन सब्सिडी होती है, तो उसके आधार पर मिलता है। लेकिन अब वो फिर राज्य सरकारें तय करेंगी कि वो प्राइवेट कंपनियों को कितना सब्सिडी देती हैं। यदि वो क्योंकि सरकार के पास तो कल को कहने के लिए भी हो सकता है कि भाई अब हमारी भूमिका इसमें नहीं है, जैसे पेट्रोल और डीजल मार्केट के हवाले कर दिया गया, उस तरीके की चीजें चुनौती आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद मिश्रा। और अब बढ़ते हैं हमारे आज के अखबार सेगमेंट की तरफ। सूरज कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। तो बात ऐसी है कि मॉनसून दिल्ली में आ गया है, और दिल्ली में आया है तो एनसीआर में भी आ गया है। खिड़की से बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, धूप नहीं है, दिखने में अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की ये पहली खबर है। और दिल्ली और फिर एनसीआर के साथ साथ मुंबई में भी मॉनसून के दर्शन हो गए हैं, लेकिन दर्शन जो हैं वो आंखों को प्रिय लग नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर खबर पढ़ें मॉनसून पे ही पहले पन्ने पर है, 2 वीक लेट मॉनसून आया मुंबई में, लेकिन बहुत ही भारी तबाही के साथ आया है। पावर कट हो गया है मुंबई में, ट्रैफिक का तो हाल ही मत पूछिए, इतना जाम लग रहा है। उसके बाद जो 2-3 बिल्डिंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो ये स्थिति है, और स्थिति योगी आदित्यनाथ यूपी का बता रहे हैं। पायनियर अखबार की सेकेंड लीड स्टोरी। यूपी में माफिया ठंडे हुए, अब मौसम भी ठंडा हो रहा है।
और योगी आदित्यनाथ की इस खबर के बाद अगर हम दैनिक भास्कर पे आते हैं तो खबर है कि पीएम मोदी अमेरिका इजिप्ट की यात्रा के बाद भारत लौटे। जेपी नड्डा ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। आज पीएम मोदी कई अहम बैठक कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे पहले कल पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा गया और दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। एशियन एज पर भी यही स्टोरी लीड है कि इजिप्ट का जो दौरा था उससे भारत और इजिप्ट की पार्टनरशिप है उसमें इजाफा हुआ है। और डेली गार्जियन में भी खबर है कि ऑर्डर ऑफ नाइल से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। अब एक खबर और है हिंदुस्तान हिंदी पे। कुश्ती संघ चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब ये झटका है, क्यों? क्योंकि 11 जुलाई को चुनाव होने थे, 30 जून को पहले होने थे, फिर उसको बढ़ा के 11 जुलाई किया गया। अब 11 जुलाई किया गया तो जो असम कुश्ती संघ है उसने याचिका लगा दी कि साहब इस पे रोक लगाइए। बस गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के 11 जुलाई के चुनाव पर रोक लगा दी। अब ये तो खबर है, लेकिन पहलवानों का जो बयान आया है उससे थोड़ी अचरज जरूर हो रही है। पहलवानों ने कहा है कि अब सड़क पर लड़ाई नहीं होगी, सड़क पर प्रोटेस्ट नहीं होगा, अब लड़ाई सिर्फ अदालत में होगी। ये बहुत कुछ कह रहा है कि अब सिर्फ लड़ाई अदालत में होने वाली है। एक तरह से प्रोटेस्ट से ये विथड्रॉ करना है अब, क्योंकि अब अदालत में तो काफी लड़ाइयां चल रही हैं, हर कोई लड़ ही रहा है अदालत में, लेकिन दिख क्या रहा है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये लड़ाई तो है ही, लेकिन अगर ग्रोथ रेट की जो लड़ाई है भारत की, कितना रहेगा नहीं होगा, उस पर आरबीआई ने एक आंकड़ा पेश किया है कि जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में। मणिपुर से जुड़ी खबर मैं देख रही हूँ द एशियन एज अखबार पर। शनिवार को ही गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन राज्य में उस दिन हिंसा और आगजनी की जो घटनाएं हैं वो लगातार जारी रहीं। इस बीच एक अलग चीज़ जो है वो देखने को मिली। इससे ये समझ सकते हैं आप कि किस तरह के हालात हैं मणिपुर में। भारतीय सेना ने प्रतिबंधित उग्रवादी समूह है कांगले यावोल कन्नालूप, उसके 12 कैडरों को रिहा करना पड़ा है। इन उग्रवादियों को शनिवार दोपहर मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के एक गांव में पकड़ा गया था और ये जो उग्रवादी ग्रुप है ये मणिपुर में होने वाली जो अटैक्स हैं उसमें इन्वॉल्व था और इनकी रिहाई 1200 से 1500 कम से कम महिलाओं की भीड़ थी। उनका भारतीय सेना के साथ गतिरोध हुआ और उसके बाद जो है ये रिहाई की गई। जी खुशबू, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर जाएंगे। सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को वो संबोधित करेंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का भी वो जायजा लेने वाले हैं। इसके अलावा एक बयान है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने तेलंगाना के टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया है और इसीलिए राज्य विकास में पीछे है और एक परिवार लोगों का शोषण करके आगे बढ़ रहा है। तो तेलंगाना पर बीजेपी ने अब नजर टिका दी है। जेपी नड्डा लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और केसीआर को घेर रहे हैं। इसके अलावा एक खबर है राजस्थान से। प्रधानमंत्री और टॉप लीडर ऑफ द बीजेपी जैसे जेपी नड्डा हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, ये सब अब एंटी गहलोत खेमे को पुश करेंगे राजस्थान में। और जून में राजनाथ सिंह नड्डा विजिट कर चुके हैं राजस्थान। पीएम मोदी जो हैं वो भी अब आगे राजस्थान जाने वाले हैं। कुछ मिनिस्टर्स भी हैं जो अब लगातार राजस्थान का दौरा करेंगे, क्योंकि ग्राउंड की माने तो या फिर ग्राउंड रिपोर्टर्स की माने तो अशोक गहलोत इस बार राजस्थान चुनाव में दम रख रहे हैं। और अगर विदेशी खबरों पे आए तो बीबीसी की स्टोरी है कि रूस ने सीरिया पर हवाई हमला कर दिया है। 13 लोगों की मौत हुई है, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सीरिया का इस पर बयान भी आया है, उसने इसे नरसंहार के बराबर बताया है। और डॉन अखबार की खबर ये है कि अब नवाज शरीफ फिर से बन सकेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी संसद ने आजीवन अयोग्यता वाला कानून बदल दिया है और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। अब कोई भी सांसद 5 साल से ज्यादा अयोग्य करार नहीं कहा जा सकेगा। नए कानून के तहत ये नया मसौदा तैयार हुआ है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ये है खुशबू कि रूस में जो वैगनर आर्मी थी जो विद्रोह कर रही थी रूस के खिलाफ, वो अब खत्म हो गया है। समझौता हो गया है, लड़ाकों को लौटने का आदेश भी मिल चुका है। और इसका अगर बैकग्राउंड अगर जाने खुशबू, तो हुआ ये था कि रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही थी उसमें यूक्रेन के बाखमुत प्रांत पर एक मिसाइल गिरी रूस की, जिसमें वैगनर ट्रेनिंग कैंप थी और वहां पे कई लोग वैगनर लड़ाके जो थे मारे गए और इसी के बाद जो एक विद्रोह है वो शुरू हुआ था।
और अब जान लेते हैं 26 जून का इतिहास। तो आज ही के दिन साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 50 देशों ने साइन किया था। 1498 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया। आधुनिक टूथब्रश के पहले मॉडल को चीन के राजा ने पेटेंट कराया था। 1949 में बेल्जियम के संसदीय चुनाव में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। तो आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगले दिन मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।